हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग की क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग का चल रहा था सेकंड चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक दोस्तों, तो हम लोगों ने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में जो आपका नर भाग होता है पुष्प में, उसको पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही मादा भाग भी पुष्प का कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका लैंगिक जनन होता है उसमें 3 घटनाएँ होती हैं। ठीक, तो लैंगिक जनन में आपकी 3 घटनाएं होती हैं, जिसमें आपका पहला जो घटनाएं होती है वो होता है आपका निषेचन पश्च घटना। इसे हम क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना। सॉरी दोस्तों, निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन से पहले जो घटना होती है उसे हम निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट होता है। दूसरा आपका होता है निषेचन, और तीसरा आपका होता है निषेचन पश्च, यानी निषेचन के बाद होने वाली घटनाएँ, उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटना कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, निषेचन पश्च घटना से कह देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पश्च घटना। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में आपकी 2 घटनाएं होती हैं। पहला होता है युग्मक जनन। ठीक, युग्मक जनन। युग्मक जनन में आपका क्या होगा, नर एवं मादा का युग्मक जनन, यानी कि जो नर होगा पुष्प का नर भाग होगा उसमें क्या होगा, नर युग्मक का जनन होगा, और साथ ही में जो मादा भाग होगा उसमें मादा युग्मक का जनन होगा। तो हम लोगों ने नर युग्मक और मादा युग्मक का जनन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद फिर दूसरा जो इसमें निषेचन पूर्व घटना में 2 घटनाएं होती हैं। दूसरा होता है आपका युग्मक स्थानांतरण, यानी युग्मकों को एक दूसरे के करीब लाना। युग्मक स्थानांतरण यानी नर युग्मक को मादा युग्मक के पास ले आना। ठीक, स्थानांतरण। तो ये चीज़ हम लोग को पढ़नी है आज की वीडियो में। युग्मक स्थानांतरण को पढ़ना है, यानी कि परागण की प्रक्रिया को पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम लोग परागण की संपूर्ण प्रक्रिया को अच्छे से समझ लेंगे, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग युग्मक स्थानांतरण नहीं परागण की संपूर्ण प्रक्रिया पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा निषेचन, जो आपका काफ़ी छोटा टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग निषेचन पश्च घटना को पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, भ्रूण का निर्माण, बीज का विकसित होना, जैसे सारी चीज़ें हम लोग निषेचन पश्च घटना में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का उसे क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हमारा वो है परागण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है, पराग कणों का परिपक्व परागकोश से निकल कर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, आपका एक पुंकेसर होता है, ये एक पुंकेसर की संरचना है। ठीक, तो इसके पुंकेसर के ऊपर वाला जो भाग देख पा रहे हैं इसे क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो परागकोश से क्या होते हैं, आपके परागकोश में आपके परागकण बनते हैं, यानी कि नर युग्मक बनते हैं। तो इसमें से जो परागकण निकल करके कहाँ जाएँ, इसमें से परागकण जो आपके निकले हैं और जाएँ कहाँ पर, आप परागकण निकल करके जो मादा आपका पुष्प होता है, यानी मादा पुष्प, मादा भाग कैसा होता है, ये होता है आपका स्त्री केसर को ही तो मादा भाग कहते हैं। तो मादा पुष्प के क्या होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ये पूरा जो चित्र देख पा रहे हैं ये है आपका स्त्री केसर, जिसे हम जायांग भी कह सकते हैं। ठीक, और इसे कहते हैं वर्तिका, और इसे जो नीचे वाला पार्ट देख पा रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक, अंडाशय के अंदर एक बीजांड होता है और बीजांड के अंदर ही आपका होता है मादा युग्मक। ठीक, तो क्या होता है, परागकोश से पराग कणों का निकल करके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र, यानी यहाँ पर पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है, पहुँचाने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो आपका जो परागण होता है वो 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है स्वपरागण, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जो अपने आप ही हो जाता है। वो भी हम लोग अच्छे से समझेंगे जब नेक्स्ट पेज को मैं यहाँ लेकर आऊँगा। उसके अंदर फिर दूसरा होता है आपका पर परागण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो स्वपरागण होता है इसमें आपके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपका होता है स्वयुग्मन, और दूसरा प्रकार आपका होता है सजात पुष्पी परागण। ठीक, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, स्वपरागण की परिभाषा को देख लेते हैं। तो स्वपरागण की परिभाषा आपको ये कहती है कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, तो इस क्रिया को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। ठीक, तो अब ये क्या क्या चीज़ होती है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं एक पुष्प में क्या होता है, ये देख लीजिए आप, पुष्प की पूरी संरचना बना देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। ये आपका क्या है, एक आपका ये और ये और ये। ठीक, तो ये क्या होता है आपका सिस्टम, ये है कि जब क्या होता है, जब किसी पुष्प का ये परागकोश है आपका, ये पुंकेसर पूरी संरचना है, ये पूरी संरचना पुंकेसर, और ये आपका स्त्रीकेसर है, तो यही मादा भाग होता है। तो क्या होता है, जब किसी पुष्प के परागकोश से, यानी कि यह पुष्प है आपका, इसी परागकोश से क्या करेंगे, इसी पुष्प से निकलेंगे, यानी इसी पुष्प के जो होता है परागकोश से निकलेंगे और इसी पुष्प के क्या हो गया, मादा
भाग यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, यानी यहाँ से निकलेंगे और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, तो इस क्रिया को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। और या फिर क्या होता है, जो ये परागकोश आपका निकलेंगे, ठीक, ये यहाँ से परागकोश निकले और इसी, जैसे मान लीजिए किसी पौधे में तो लगा होगा ये पुष्प, तो उसी पौधे के किसी और भी उसमें पुष्प लगे होंगे, तो किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण में आपके दो भाग होते हैं, एक होता है आपका स्वयुग्मन और दूसरा होता है सजात पुष्पी। तो स्वयुग्मन में क्या होता है, स्वयुग्मन में क्या होता है, जब परागकण किसी पुष्प से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब परागकण क्या होंगे, किसी पुष्प के परागकोश से निकलेंगे, यानी ये पुष्प है आपका पूरा, इसी पुष्प के परागकोश से निकलेंगे और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो इस क्रिया को हम लोग स्वयुग्मन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आप मटर टमाटर आदि को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्वयुग्मन होता है, स्वयुग्मन परागण होता है। फिर दूसरा पॉइंट आपका है सजात पुष्पी परागण। क्या होता है, जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका कोई ये पेड़ है, पेड़ पे क्या है आपके, एक यहाँ पे फूल लगा है, ठीक, एक यहाँ पे फूल लगा है, एक यहाँ पे फूल लगा है। क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ये परागकोश है, तो परागकोश से आपके परागकण निकलेंगे और फिर क्या होगा, किसी और पुष्प, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, जिसे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में आप मक्का को देख सकते हैं। फिर स्वपरागण के लाभ की बात करें तो दो लाभ देख लेते हैं, दो हानियाँ देख लेते हैं। तो स्वपरागण की क्रिया जो होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि क्या होता है कि एक ही पौधे में हो जाती है स्वपरागण की क्रिया, तो वो निश्चित होती है और उसमें क्या होता है, बीजों का निर्माण कम होता है। बीजों का निर्माण इसलिए कम होता है क्योंकि इनकी जो प्रक्रिया होती है निश्चित होती है, इसलिए बीजों का निर्माण कम होता है। वहीं पर क्या होता है, स्वपरागण से जो उत्पन्न बीज होते हैं वो शुद्ध वंश क्रम वाले होते हैं, यानी कि जैसा कि उनके फादर मदर होंगे वैसा ही उनका जीन होगा, यानी वैसा ही उनका शुद्ध वंश वाले होंगे। ठीक, क्योंकि उनके जैसा ही पूरा सिस्टम एक ही में आ जाता है, तो सेम शुद्ध वंश क्रम वाले कहते हैं। फिर स्वपरागण की हानियों की बात करें तो स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से वो होता है, दोनों में क्या होते हैं, समान ही होती हैं, यानी कि एक ही पुष्प के परागकोश से निकल के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं, तो इसीलिए उनमें विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती हैं। ठीक, उसके अंदर फिर क्या है, स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो आपकी कम पाई जाती है, यानी कि रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में बहुत कम पाई जाती है। ठीक, तो आपका जो पहला पॉइंट था आपका परागण में आपका सबसे पहला पॉइंट था स्वपरागण। स्वपरागण में आपके दो प्रकार थे, आपका पहला था स्वयुग्मन परागण, दूसरा था सजात पुष्पी परागण। ठीक, तो इन दोनों को हम लोग पढ़ लिया था। फिर दूसरा प्रकार हम लोग का बचा है वो है परपरागण। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं हम। तो परपरागण में आपका क्या होता है, पर परागण में इस क्रिया में क्या होता है, इस एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि इसमें पौधे अलग अलग होते हैं। ठीक, ये पौधा आपका अलग है, ये पौधा आपका अलग है, ये पौधा आपका अलग है, ये पौधा आपका अलग है। ठीक, लेकिन क्या हो, जात एक ही होती है, जात एक ही होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये गुलाब का पौधा है तो ये भी गुलाब का होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये गुलाब का है तो कहीं कोई भी पौधा होगा ये परागण की प्रक्रिया हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से क्या आपके परागकोश निकले और किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। स्वपरागण में क्या हो रहा था कि एक ही पौधे के होते थे आपके, एक ही पौधे का पुष्प भी होता था और एक ही पौधे का परागकोश यानी परागकण भी होता था। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, स्वपरागण के जो विधियाँ हैं उसको समझ लेते हैं। तो परागकणों को वर्तिकाग्र पहुंचाने के लिए क्या होता है, माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है, माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है, इन साधनों को कर्मक कहते हैं। ठीक, पर परागण की जो विधियाँ होती हैं, मेथड ऑफ, यहाँ पे क्रॉस लिखना मैं भूल गया, क्रॉस यहाँ पर लिख लेंगे आप, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, परागकणों का वर्तिकाग्र पहुंचने के लिए किसी, ऐसे मान लीजिए कोई परागकण है, अब उसे एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाना है, तो क्या होगा, उसे किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए वायु की भी आवश्यकता हो सकती है, जल की आवश्यकता हो सकती है, कीट द्वारा भी वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पहुँच सकते हैं, पक्षी द्वारा पहुँच सकते हैं, चमगादड़ द्वारा पहुँच सकते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, परपरागण की विधियाँ कहते हैं। ठीक, तो ये कर्मक जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला जो आपका होता है वो का जल द्वारा परागण। ठीक दोस्तों, जब क्या होता है, परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल द्वारा परागण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप बैली सनेरिया जो पौधा होता है उसके अंदर ये परागण देखा जाता है। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे आपका होता है वायु द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया होती है वायु के माध्यम से, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में हम मक्का और गेहूँ को देख सकते हैं। फिर कीट की बात करें तो कीट द्वारा परागण किस प्रकार से होता है,
कि जब क्या होता है, जब कीट होगा किसी पुष्प के क्या कहते हैं वर्तिकाग्र यानी कि परागकोश पे बैठेगा तो जो आपके परागकण होंगे उसके पैर में चिपक जाएंगे, फिर जाकर के वो जब मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठेगा तो वहाँ पर जाके छूट जाएंगे, तो इससे क्या होगा, परागण की प्रक्रिया जो होगी संपूर्ण होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब परागण की क्रिया होती है कीट के द्वारा तो उसे हम कहते हैं कीट परागण। एग्जाम्पल के रूप में मधुमक्खी, तितली आदि, ऐसे आपके भंवरा भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके कीट होते हैं जिनके द्वारा ही आपकी परागण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। चौथे प्रकार की बात करें तो आपका होता है पक्षी द्वारा परागण। ठीक, तो जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होगी, सिंपल सी परिभाषा है, हर एक की बस इसी तरीके से बनाते चले जाना है। जब परागण की प्रक्रिया पक्षी द्वारा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पक्षी परागण। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आप बिग्नोनिया के पौधे को देख सकते हैं, इसमें पक्षी के द्वारा परागण होता है। ठीक, फिर चमगादड़ द्वारा परागण किस प्रकार से होता है, जब परागण की क्रिया जो होती है चमगादड़ द्वारा होती है तो उसे हम चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस चीज़ में परिभाषा को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे आप ध्यान रखेंगे तो 1-2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन हम लोग को हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करना है ताकि आपका एक भी चीज़ बाकी ना रह जाए, हर एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर कर लें। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पर परागण के लाभ और हानियों को देख लेते हैं ताकि हम लोग का जो आपका पर परागण का जो संपूर्ण कहानी है ख़त्म हो जाए। ठीक, तो पर परागण के लाभ क्या होते हैं, पर परागण द्वारा जो उत्पन्न बीज होते हैं वो बड़े होते हैं और स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये अन्य पौधों में जाते हैं, जैसे एक पौधा है तो उससे निकल करके दूसरे पौधे तक पहुँचेंगे, तो क्या होगा कि इनके जो बीज होंगे वो अच्छे होंगे, बड़े होंगे और साथ ही में स्वस्थ होंगे। फिर दूसरा आपकी प्रक्रिया है पर परागण के लाभ में, पर परागण से बनने वाले फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर पर परागण से हानियों को देखें तो अधिक संख्या में पराग कणों का व्यर्थ हो जाना। ठीक, अधिक पराग कणों का व्यर्थ हो जाना, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक पौधे से पराग कण को किसी अन्य पौधे तक भेजना है तो क्या होगा, आपको बहुत सारे परागकणों को बनाना होगा, क्योंकि अगर कम परागकण बनेंगे तो क्या होगा कि वहाँ से उड़े और मान लो कि उस दूसरे पौधे तक नहीं पहुँच पाए, आधे रास्ते में ख़राब हो गए, तो उसको क्या कहते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, ज़्यादा परागकण बनते हैं, जिससे क्या होता है ज़्यादा परागकण नष्ट भी होते हैं, व्यर्थ भी हो जाते हैं। इनमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परागण की जो प्रक्रिया होती है इसमें 2 पौधों के बीच में होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, आपका किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम आपके जल हो सकते हैं, वायु हो सकता है, कीट हो सकता है, पक्षी, चमगादड़ आदि हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जितनी भी प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी है सभी प्रक्रिया होती है आपकी प्राकृतिक। अब हम बात कर लेते हैं कि कृत्रिम परागण किस प्रकार से होता है, यानी कि कृत्रिम संकरण किस प्रकार से होता है। तो इस परागण का जो लास्ट टॉपिक है आपका ये है कृत्रिम संकरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो क्या होता है, जब मनुष्य द्वारा 2 अलग अलग पौधे के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधे को बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 पौधे हैं, एक पौधा है आपका बौना है, जो मान लीजिए एक पौधा बौना है और एक पौधा आपका लंबा है। ठीक, या फिर मान लीजिए एक पौधे में क्या होता है, बीज अच्छे हैं, जो आपका बीज है वो बीज अच्छा है, और एक पौधा आपको लंबा है। ठीक, उसका हाइट बड़ा है, लेकिन ये क्या है, ये बौना है लेकिन इसके बीज अच्छे हैं, और ये आपका लंबा है लेकिन क्या कहते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस प्रकार से करना है कि आपके बीज भी बड़े हो जाएं और उसके बीज भी अच्छे हो जाएं और साथ में पौधा भी आपका लंबा हो जाए, तो इन दोनों में हम लोग संकरण करा देंगे। तो इस क्रिया को ही हम कृत्रिम संकरण कहते हैं। तो जो कृत्रिम संकरण होता है वो सदैव मनुष्यों द्वारा ही कराया जाता है, जहाँ भी कृत्रिम की बात होगी वो मनुष्यों द्वारा ही होगी। ठीक, तो कृत्रिम संकरण में आपके 2 आवश्यक प्रक्रम होते हैं जिसके द्वारा ही आपका कृत्रिम संकरण संपूर्ण होता है। पहला आपका होता है विपुंसन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमास्कुलेशन। दूसरा आपका होता है थैलीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैगिंग। तो विपुंसन में क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से उस पुष्प के परागकोश को निकाल देना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन की प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है। ठीक, तो इसमें क्या हम लोग समझ सकते हैं, इसमें कहने का मतलब ये है कि जब आपका पुष्प होता है वो कलिका अवस्था में ही होता है। कलिका अवस्था में जब होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका ये भी होगा, मतलब कि वर्तिकाग्र भी होगा, यानी कि ये स्त्रीकेशर भी होगा, और साथ में आपका क्या होगा, आपका होगा पुंकेशर भी, यानी कि परागकोश भी होगा। तो क्या होगा कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये मान लीजिए आपका बौना पौधा है, इसमें क्या होते हैं, बीज जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं, यानी कि अच्छे होते हैं। और वहीं पे अगर हम नीचे की बना के दिखाएं तो ये आपका कुछ इस प्रकार से है। इसमें क्या होता है, इसमें बीज आपके, ये पौधा आपका लंबा होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि
हम लोगों को क्या करना है कि इसमें स्वपरागण की क्रिया को रोकना है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर इसको मैंने नहीं हटाया, ये परागकोश को अगर हमने नहीं हटाया तो किसी वजह से मान लीजिए परागकोश जैसे ही परिपक्व होगा तो इसमें से परागकण निकलेंगे और इस पर आ जाएंगे, तो इस पर स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी और जो यहाँ का पौधा होगा वो उसी प्रकार से बन जाएगा। लेकिन हम लोग अगर अच्छे नस्ल का पौधा चाहिए तो हम लोग को क्या करना है कि इसको हटा देना है, परागकोश को आपको हटा देना है, दोनों परागकोश को यहाँ से हटा देना है। केवल आपका जो आपका वो होगा इस तरीके से इसे रखना है। ठीक, उसके अंदर फिर क्या होगा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं, यानी कि परागकोश को हटा देना, इसे क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, कलिका अवस्था में चिमटी की सहायता से उस पुष्प के परागकोश को निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो स्वपरागण की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। विपुंसन की जो क्रिया होती है वो केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है, क्योंकि जो आपका एक लिंगी पुष्प होता है उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो विपुंसन की आवश्यकता केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है। फिर थैलीकरण की बात करें तो थैलीकरण में क्या होता है, इस प्रक्रिया में बंध्याकृत पुष्प के वर्तिकाग्र को छिद्रित थैली से ढक देते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये बंध्याकृत क्या होता है, तो बंध्याकृत ये होता है आपका कि जो हमने क्या किया था, वर्तिकाग्र से जो हमने क्या हटाया था, वह परागकोश को हटाया था। परागकोश को जो हटाने के बाद जो आपकी संरचना प्राप्त होगी इसे हम कहते हैं बंध्याकृत पुष्प। कि क्या करते हैं, वर्तिकाग्र को क्या करते हैं, थैली मतलब कि उसमें क्या कहते हैं, ढक देते हैं थैली से, ताकि क्या हो कि अगर मान लीजिए कि कोई भी परागकण, ऐरा गैरा परागकण, कोई भी ऐसा ही परागकण इस पर आकर ना बैठ जाए, जिससे कि क्या हो जाए, परागण की प्रक्रिया हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ थैली से ढक देते हैं। ठीक, ताकि हम लोग जो चाहते हैं उसी प्रकार से पौधा हम लोग अपना प्राप्त कर पाएँ, जो हम लोग इस पर परागकण को लाना चाहते हैं उसी परागकण को लेकर आएँ। ठीक, तो उसके लिए हम लोग इसको ढक देते हैं ताकि कोई अन्य परागकण इस पर आकर ना पहुंच पाए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बंध्याकृत पुष्प के वर्तिकाग्र को छिद्रित थैली से ढक देते हैं, इससे अन्य पुष्प के परागकण इस पर नहीं पहुँच पाते। पुष्प के परिपक्व हो जाने पर इस थैली को हटा दिया जाता है, इसे थैलीकरण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ गए होंगे थैलीकरण और विपुंसन को। ठीक, तो कृत्रिम संकरण में क्या होता है, यही चीज़ें होती हैं। पहले आप सबसे पहला पॉइंट आपका विपुंसन होता है, उसके बाद फिर थैलीकरण होता है। तो जो आपका परागण की जो संपूर्ण प्रक्रिया थी वो संपूर्ण प्रक्रिया आपकी समाप्त हो चुकी है। कहने का मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, जो आपका निषेचन वाला सिस्टम है, निषेचन पूर्व वाला जो सिस्टम है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, केवल निषेचन पढ़ना है। निषेचन जो आपका बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसका थोड़ा सा टॉपिक आपका बचेगा, ये निषेचन पश्च घटना, ये भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ये आई होप आप लोगों को मैं ये 2 वीडियो में आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। ठीक, तो 2 वीडियो में हम लोग निषेचन और निषेचन पश्च घटना पढ़ लेंगे, तो आपका 2 वीडियो और आएंगे इसके, और इसी के साथ में आपका जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं इसका। अगर उस पर लाइक टारगेट आपका 51 लाइक का है, 51 लाइक आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए और इस नोट्स को बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर लीजिए। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो को शांत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।